नमस्कार। कल बीपीएससी के द्वारा 69th पीटी का 3 कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया गया। जैसे कंबाइंड पीटी का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सीडीपीओ है और जो फाइनेंस सर्विस है, तीनों के लिए उन्होंने एक साथ एग्ज़ाम लिया था और तीनों का लेकिन अलग अलग उन्होंने रिजल्ट निकाला है। तो जैसा कि 4000 जो प्रशासनिक सेवा है, जो सिविल सर्विसेज है, उसके लिए 4000 से अधिक पीटी का रिजल्ट आया है। तो स्वाभाविक रूप से मैं खुद अपनी पूरी आईएएस की टीम तथा सुबोध सर जो ज्योग्राफी, आप जानते हैं ज्योग्राफी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ओरिजिनल ज्योग्राफर हैं, ज्योग्राफी के का ओरिजिनल टीचर हैं, तो इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग मिल करके ऐसे लोगों को जो कि पीटी क्वालिफाई किए हैं, उनको मेंस के लिए, उनको आगे इंटरव्यू के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। साथ में जिन लोगों का पीटी नहीं हुआ उनके लिए बस यही है कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हार नहीं मानेंगे। अब ये करना है कि भाई जो कमी रह गई उस कमी को दूर करते हुए फिर आगे के लिए प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी आपको बनाना होगा। आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से हम लोग जो बीपीएससी 69th पीटी पास किए हैं उनका स्ट्रेटजिक मेंस का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उसको लेकर के। वैसे तो ये वीडियो होना चाहिए था बोर्ड के ऊपर, और निश्चित रूप से हम लोग अलग अलग सब टीचर आईएएस की तरफ से बोर्ड पे जरूर आएंगे कि भाई बीपीएससी का जो दोनों पेपर जीएस मेंस में जो दोनों जीएस के पेपर हैं और एसए में क्या प्रोबेबल टॉपिक्स हो सकता है, जीएस पेपर 1 के डिफरेंट सेक्शन में और जीएस पेपर 2 के डिफरेंट सेक्शन में क्या प्रोबेबल टॉपिक होगा, एसए का जो 3 सेक्शन है उसमें, इसको लेकर के अलग से जो बोर्ड के ऊपर आएंगे। लेकिन आज हमने सोचा कि एक जैसे कैजुअल डिस्कशन हम लोग करते हैं, जैसे कि जो कल रिजल्ट आया है तो उससे लोगों को कुछ मार्गदर्शन, कम से कम बेसिक कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर पता चल जाए। मुझे लगता है कि 3 कैटेगरी के जो लोग हैं जो पीटी पास किए हैं, एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनका कि जो पहले से बीपीएससी का इंटरव्यू दे रखे हैं, मेंस दे रखे हैं और उनका मेंस का जो कंटेंट के लेवल पे उनका कमांड है। उन ऐसे लोगों के लिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि वो क्वेश्चन आंसर लिखने पे अपने जो नोट्स है उस नोट्स का रिवीजन करें और नोट्स का रिवीजन करके क्वेश्चन आंसर लिखने पे फोकस करें। और कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरे कई बार टाइम अगर नहीं मिलता है पूरे आंसर को लिखने के लिए, तो आप कम से कम किसी भी टॉपिक का या कोई भी क्वेश्चन है उसके जितने सेक्शंस हैं सारे सेक्शंस के ऊपर आप उसका फॉर्मेट जरूर बनाएं, उसका डायग्राम बना करके अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। साथ में रिवीजन आपका जरूर होना चाहिए। जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने मेंस की तैयारी किया हुआ है, वो पहले मेंस नहीं दे रखे हैं या फिर उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दे रखा है, ऐसे लोगों के लिए बस ये है कि आप जितना प्रिपरेशन कर पाए हैं, अब जैसे कई लोग इस श्रेणी सेकंड वाले पार्ट में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लास वगैरह किया हुआ है, उनके पास नोट्स भी है, तो ऐसे लोगों के लिए है कि अब के टाइम पे अब क्लास तो नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि अपने नोट्स को लेकर के जो आपके पास नोट्स हैं उसको बार बार उसका रिवीजन करिए और उसके अकॉर्डिंग। जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो बिल्कुल पीटी पास कर गए और उनको लगता है, उनको विश्वास नहीं था कि उनको अनुमान नहीं था कि पीटी पास करेंगे, लेकिन वो पीटी पास कर गए हैं, ऐसे लोगों की संख्या निश्चित रूप से कम है क्योंकि पीटी का कट ऑफ 91 जैसा पिछली बार था उसी तरह से गया हुआ है। तो 91 इस बार थोड़े डिफिकल्ट थे, कम लोग दिख रहे थे 91 प्लस वाले, लेकिन जो लोग 91 प्लस वाले थे उनको पता था कि वो पीटी पास करेंगे। तो ऐसे लोग की संख्या, वैसे जो जो कि मेंस का प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया हुआ है, ऐसे लोगों के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होगा। और उसमें जैसे आईएएस में बड़े ही कहा जाए कि जो ऑनलाइन के कोर्सेज हैं आईएएस के ऐप के ऊपर, उसमें जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का और एसए का, ये सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके फिर उसको फास्ट मोड में 1.5 के स्पीड में या 1.25 के स्पीड में उसको सारा सुन जाइए एक बार, क्योंकि सुनने से भी काफ़ी ज्ञान बढ़ जाएगा। एक पूरे जो बीपीएससी का सिलेबस है उसका नॉलेज का, उसका कंटेंट का आपके दिमाग पे एक परसेप्शन बन जाएगा और उस परसेप्शन के आधार पर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे वहाँ से कोर्स लेकर के, और प्लस अब ये है कि उसमें जो चूँकि वो क्लास का है, तो क्लास का है उसमें टीचर ने लिखवाया हुआ है, तो लिखवाया हुआ है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आसानी से आपको उसका क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल गया, या क्लास नोट्स का हार्ड कॉपी हिस्ट्री का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, करंट अफेयर्स का, इकोनॉमी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, ज्योग्राफी का या पॉलिटी का, एसए के जो 3 सेक्शन है उसके सारे क्लास नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो क्लास नोट्स को पढ़िए और ये जो वीडियो पढ़ा हुआ है उस वीडियो को फास्ट मोड में करके सुन लीजिए।
ठीक है। और बीच बीच में जब भी वीकली कम से कम संडे के संडे कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, तो तीसरे कैटेगरी के लोग भी इस बार ये जो पीटी उन्होंने क्वालिफाई किया है उसमें मेंस क्वालिफाई होने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 69th का एक इम्पॉर्टेंट आपको रिजल्ट जो आपके हाथ आया हुआ है, तो ऐसे लोग ज़रूर अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और स्ट्रेटजी बना करके अपना प्रिपरेशन करें। जो CDPO वाले लोग हैं उनके लिए ऑप्शनल है, जो फाइनेंस सर्विस वाले हैं उनके लिए भी ऑप्शनल है। आप अपना ऑप्शनल CDPO में तो जो भी सोशियोलॉजी और LSW और ये जो होम साइंस और इस तरह के जो ऑप्शनल हैं उसमें से जो आपको कंफर्टेबल, हमें लग रहा है सोशियोलॉजी ज़्यादा अच्छा है, किसी का LSW है तो उसको भी ले सकते हैं अपना लेकर के। उसका भी आस्था इसमें सारे उसके ऐप पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। जो फाइनेंस सर्विस वाले लोग हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट BPSC के लिए मैथमेटिक्स का क्लास ऐप पे पड़ा हुआ है, उसको भी एक्सेस ले करके और उसको भी मैथमेटिक्स को एक बार अगर तो GS का दोनों पेपर, CDPO में भी GS के दोनों पेपर एक ही हैं, BPSC में भी GS के दोनों पेपर एक हैं, फाइनेंस सर्विस में भी GS के दोनों पेपर एक हैं, तो तीनों में GS का पेपर तो कॉमन है। अब CDPO और जो फाइनेंस सर्विस है उसमें ऑप्शनल है, और BPSC जो मेन एग्ज़ाम है उसमें एसए का है। तो आप अपने ये जो चैलेंजेस, तीनों एग्जाम के लिए जो अलग अलग चैलेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी, जहाँ भी आपको अस्थाई इसका के हेल्प की ज़रूरत हो, आप यहाँ पे जो यूट्यूब पे या अदरवाइज जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करके आप ज़रूर हमारी सेवाओं को लीजिए और फाइनली सेलेक्ट होने की कोशिश करिए। ये जो हमने सारा डिस्कशन किया इसी पे जो मेरे साथ जो सुबोध सर हैं, सुबोध सर BPSC को लेकर के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, UPSC का ही मेनली UPSC पर फोकस रहे हैं। BPSC में हमारे साथ जो अस्थाई इसमें ज्योग्राफी के जो क्लासेज हैं वो सर क्लासेज पहले ऑप्शन लिया करते थे, अभी GS का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, उसका मेंस का क्लास लेते हैं। सर से भी मैं निवेदन करूंगा कि सर जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं इनके ऊपर कुछ आप अपने विचार स्ट्रेटजी इनको बताएं। नमस्कार आप सभी को, मैं सुबोध मिश्रा आस्था IAS की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये जो प्रोसेस है उसमें यह है कि मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कम समय में किस तरह की जाए, इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं, आप उसको फॉलो करें और बिहार BPSC का रिज़ल्ट आप 1 अटैम्प्ट में 1 to 2 अटैम्प्ट में बहुत बेहतर से निकाल सकते हैं। जैसा मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं उसमें यह है कि सबसे पहले जो कंटेंट्स है, आपका सिलेबस है वो वेल डिफाइंड सिलेबस है। बिहार के सिलेबस में जो कुछ लिखा हुआ है वही पूछा जाता है, बहुत ही अंदर से कोई अलग बातें नहीं आती हैं। तो जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसका नोट्स बना लीजिए, या वो नोट्स अगर नहीं बना है, आप कोचिंग आने की स्थिति में नहीं है, तो आस्था IAS से जो अवेलेबल आपको हैंड रिटन नोट्स हैं या अवेलेबल नोट्स हैं उसको आप बेस बनाइए, सबसे पहला काम। और उसमें कंसिस्टेंसी रखिए कि वो नोट्स आपका कम समय में तैयार हो जाए। फिर उसको अपनी नोट्स में, जहाँ कहीं भी आप अपने फेयर नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर बना लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास 50 टॉपिक्स हैं, तो 50 पेज लिया, उसका स्ट्रक्चर बना लिया, तो कम समय में देखिएगा जो कुछ नोट्स लिखा हुआ है आपके कॉन्सेप्ट में बिल्ड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जितना कुछ पढ़ लिया, आपका रॉ मटेरियल है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो मटेरियल, उन चीज़ में काम आता है जो हम आंसर लिखते हैं। आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देखिएगा एक टॉपिक को आपने बहुत अच्छा पढ़ भी लिया है तो आंसर लिखने में आपको परेशानी होती है, तो ज़रूरी ये है कि पिछले वर्ष का क्वेश्चन या फिर जो टेस्ट सीरीज कोचिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको ज़रूर लिखें, अच्छे से लिखें। ये दूसरा स्टेप उतना ही गंभीर है जितना हमने नोट्स को तैयार किया, स्ट्रक्चर बनाया। और थर्ड स्टेप जो हम प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई कोचिंग टेस्ट सीरीज़ करा रहा है उसको ऑफ लिख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर भी बनाइए। आंसर स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कभी एग्ज़ाम लिखते हैं उस एग्ज़ाम के दौरान भी एक मानसिक तौर पर हम स्ट्रक्चर बना के ही आगे फॉलो करते हैं। अगर उसका अभ्यास आपने पहले किया हुआ है तो कंटेंट्स आपको एज इट इज़ याद रहेगा। बिहार के क्वेश्चन में देखिएगा कि अधिकांश क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन होते हैं। अब मान लीजिए 70% क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल है तो आपका एज वहाँ मिल जाता है, क्योंकि उस क्वेश्चन को आपने बहुत कई बार लिख के देख लिया है। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया कि हमने नोट्स बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, प्रीवियस ईयर के पेपर लिखे और
जितने भी कोचिंग्स हैं जो आपको टेस्ट सीरीज करा रहे हैं उसको लिख के देखा। नाउ कम फॉर एक्सीलेंस, द लास्ट थर्ड स्टेप। देखिएगा कभी कभी हम आंसर जो एक बार लिखते हैं उसी को रिपीट करते होते हैं, वो गलती बार बार होते रहता है। तो जो कोई आपको इवेल्युएट करके बताया फीडबैक, उसके बाद रिफॉर्म करके पुनः परिष्कृत नोट लिखिए, बेहतर नोट लिखिए, तो वो आपको बेहतर एज देगा और आप देखेंगे कि वो आंसर इस तरह का होगा, मार्क्स इस तरह के होगा कि जो सिलेक्शंस मार्क्स से काफ़ी कटअप से आगे होगा। तो मेरा ही प्रयास है, मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, उसका एक बहुत एक्सपीरियंस रिजल्ट भी रहा है कि फर्स्ट स्टेज देखिएगा कि नोट्स मेकिंग हमारा बहुत ही बड़ा एम्फेसिस एरिया होता है। हमारे कोचिंग में भी देखिएगा हैंड रिटन नोट्स हैं और प्रिंटेड नोट्स हैं, वो बेस होता है। फिर उसको हमने कॉन्सेप्ट के रूप में बिल्ड किया, स्ट्रक्चर बनाया। देखिएगा हमारे नोट्स में जो इंस्टीट्यूशन का नोट्स है उसमें हर एक चैप्टर का स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है, आंसर के स्ट्रक्चर पहले बने हुए हैं। फिर आप उसको करेंगे तो कम समय में उसको ग्रास्प करेंगे और थर्ड स्टेप ज़रूर नहीं भूलेंगे कि उसको इम्प्रूव करके रेगुलर लिखना है। मैं लास्ट मैसेज बताता हूँ कि अगर एक बार में रिजल्ट चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी पहली चीज़ है। रेगुलर रिटन प्रैक्टिस, रेगुलर रिवीजन। आप ज़रूर याद रखें कि मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, साइंस टेक का सेक्शन, ज्योग्राफी का, वीक में एक दिन आपका पढ़ा हुआ है तो एक दिन ऐसा ज़रूर रखिए कि सिर्फ रिवीजन करेंगे आप। इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर रिवीजन और प्रैक्टिस किया तो मैं मानता हूं कि कम समय में आप एक बार में रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। आस्था टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग लग जाइए और फिर पूरी टीम आपके साथ है। सर, जैसा कि सर ने बताया कि अपने कई स्टेप्स में आपका जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होगा उसके बारे में सर ने बताया। कंक्लूजन बस एक ही बात का है कि देखो, मेंस के एग्जाम में आजकल तीनों पेपर में जाएं, जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 की बात करें तो उसमें देखेंगे पेपर 1 में भी आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में शॉर्ट नोट्स है। आपको जीएस पेपर 2 में भी जाएंगे तो 3 सेक्शन है, तीनों में 5-5 शॉर्ट नोट्स हैं और 5 फुल लेंथ क्वेश्चन आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हुआ। तो 20 क्वेश्चन लिखने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई 3 घंटे के अंदर में कैसे हम 20 क्वेश्चन को लिख लें, और वो भी क्वेश्चन का, चूँकि इस बार जो आरटीआई से जो कॉपी बीपीएससी ने जो कॉपी 67 का अपलोड किया, जो कि ऑनलाइन चेक हुआ था, मॉनिटर के ऊपर चेक हुआ है स्कैन करके, तो उसमें एक देखा गया कि कई सारे लोगों ने काफ़ी बातें लिखी, लेकिन फिर भी नंबर कम आया। जीएस सेकंड पेपर की बात करें तो कम नंबर आया। इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन का डिमांड को पहचान करके आंसर लिखना बहुत जरूरी चीज़ है। आप किसी टॉपिक में ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ढेर सारी बातें लिख दी, बहुत सारा डायग्राम लिख दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा 38 मार्क्स का है तो आपको उतना मार्क्स उसमें 27-28 नंबर मिल जाए। अगर वहाँ देखने की बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरह से लैंड के फर्टिलिटी से, किस तरह से फूड सिक्योरिटी से, किस तरह से प्राइस से, चैलेंजेस से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सारे पार्ट को आपने एड्रेस किया कि नहीं किया। चूंकि बीपीएससी में पार्ट मार्किंग भी हो रहा है और एक क्वेश्चन में मान लो 4 सेक्शन पूछा हुआ है और आपने एक ही 2 सेक्शन को अगर एड्रेस किया तो स्वाभाविक रूप से आपने पूरे 9, अगर 38 मान ले, 2 नंबर अगर स्ट्रक्चर पे मान ले, 9 नंबर एक सेक्शन पे माने, तो आपने तो 2 ही 9 इंटू 2 18 नंबर तो लिखा ही। अब 18 नंबर में वो कितना नंबर आपको देंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस इस बात में भी है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उस दौरान जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आस्था इसमें ये सब केवल अब फुल टेस्ट हो रहे हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऐसे जीएस पेपर, इस तरह के शेड्यूल अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसमें मेन फोकस हम लोगों का यही होना चाहिए कि क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट हम दें, न कि उस टॉपिक के डिमांड के, टॉपिक का कंटेंट ना लिखें, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग दें। एक बात ये है। जो दूसरा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन आपके लिए है कि देखो, एग्जाम हॉल में ना जब इस तरह के प्रश्नों की संख्या अधिक होती है तो वहाँ पे आंसर टू द पॉइंट आंसर निकलने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, और बिना ज्ञान के, अनुमान के आधार पे आप इतने प्रश्नों का सही उत्तर नहीं लिख सकते। तो ज्ञान के लिए जैसा कि सर ने बताया कि टू द पॉइंट नोट्स होना चाहिए। हम लोग यहाँ क्लास में टू द पॉइंट नोट्स लिखवाते हैं। वो जो नोट्स है तो कहा जाता है कि ज्ञान के लिए पढ़ाई का 2 तरीका है। एक तरीका है कि 1 को 10 बार, कि 10 को 1-1 बार। यहाँ ध्यान रखेंगे कम समय में अगर इफेक्टिव आंसर राइटिंग अगर चाहते हैं, या इसी बार मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो 10 चीज़ को 1-1 बार पढ़ने के बदले अब अपने आप को रोक लीजिए। टाइम ज़्यादा आपके पास नहीं है, करीब 50 दिन का समय है। इस 50 दिन के समय में आप 10 चीज़ को 1-1 बार पढ़ने के बदले एक चीज़ को 10 बार पढ़िए। अब यह है कि वो एक चीज़
कहाँ से आएगा? तो वही हमने बताया कि आस्था IAS का जो क्लास नोट्स है या फिर जो आस्था IAS का वीडियो है उस वीडियो को सुन लें तो इससे दिमाग पे एक टॉपिक की समझ हो जाएंगे, और उसके बाद जो नोट्स आपको क्लास नोट्स या प्रिंटेड नोट्स मिल रहा है उसको 10 बार पढ़ ले। उतने पर भी रोके रहेंगे, अपने आप को रोक लेंगे, और उससे जो नॉलेज होगा उस नॉलेज को प्रोड्यूस करके आप निश्चित रूप से, जैसे 900 में 471 कटअप गया था 67 में, तो आगे भी हमें लग रहा है कि इसी तरह से 450 के आसपास कटअप जाएगा, तो उतना मार्क्स आपको आ जाएगा। आस्था IAS के जो क्लास नोट्स है उसको बार बार पढ़ के जो नॉलेज गेन होगा उसको यूज करके, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जो सफल होते हैं वो 10% का 100% उपयोग करते हैं, और जो असफल होते हैं वो 100% का 10% उपयोग करते हैं। तो कौन 10% का 100% कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए वही तरीका है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़िए। जो भी ज्ञान पे कमांड होगा तो वो अच्छे से प्रोड्यूस होगा, और अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो फिर आपको मार्क्स BPSC के द्वारा जरूर दिया जाएगा। आंसर लिखने में इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो आंसर के जो भी पार्ट होते हैं आप 2-3 लाइन का, फिर डायग्राम 2-3 लाइन का, फिर कोई डायग्राम 2-3 लाइन का, फिर कोई डायग्राम, इस तरह से लास्ट में वे फॉरवर्ड अगर आंसर लिखते हैं तो जरूर होगा। चलिए, हम लोग की तरफ से कल दिवाली है, दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामना मेरी ओर से भी, सुबोध सर की ओर से, पूरी आस्था IAS की टीम की तरफ से। आप लोग अब PT पास कर चुके हैं, अब समय जाया नहीं होना चाहिए। इस तरह के त्यौहार तो आएंगे, आगे भी त्यौहार आएंगे, और सफल होने के बाद जो त्यौहार मनाया जाता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप कहीं किनारे हो जाइए, क्योंकि मैंने एक बार देखा था कि कोई IAS के टॉपर थे, उनका कहना था कि उन्होंने कई सालों तक दिवाली नहीं मनाया था। अब आप PT पास कर गए, दिवाली आगे भी आएगा, दिवाली फिर मनाएंगे, अभी आप अपने तैयारी पर लग जाइए। टाइम खराब, इस तरह के त्योहारों के पीछे समय जाया नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग बोर्ड पे जो भी GS पेपर 1, GS पेपर 2 और essay में क्या प्रोबेबल टॉपिक होगा उसको लेकर जरूर आपके बीच में आएंगे। थैंक यू।